नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने इकाई 10 की एक नई रचना के साथ, जो कि जिसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने पिछले और भी जो वीडियोस हैं हमारे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई 10 की आत्मकथा विष्णु प्रभाकर ने जो लिखी, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मन्नू भंडारी की ये आत्मकथा है, एक कहानी। यह भी आत्मकथा है, या वो खुद नहीं कहती कि आत्मकथा है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, मन्नू जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मन्नू जी का जन्म होता है यानी कि 3 अप्रैल 1931 को। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में इनका जन्म होता है और इनके बचपन का नाम होता है महेंद्र कुमारी। ठीक है, लेखन में उन्होंने मन्नू नाम को अपने चुनाव किया था। तो धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में इनका यानी ये प्रकाशित होता है। उपन्यास आपका बंटी इनका लोकप्रिय है, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। रचनाएं हैं इनकी। एक कहानी जो है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु आंखों देखा। ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास हैं इनके आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी जिसमें कि उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। और 1 इंच मुस्कान जो है इनके लेखक और पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया एक उपन्यास है और आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक दोनों लेखक ने अपने क्रमानुसार लिखा है। ठीक है, फिर महाभोज जो कि हमारे सिलेबस में है, 1989 में ये उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है। इस उपन्यास पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नाम की फिल्म भी अत्यंत लोकप्रिय हुई थी। 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी रजनीगंधा को मिला था, जो कि मन्नू जी का ही की रचना है। और पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं तो इनको दिल्ली का शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अनेक पुरस्कार दिए गए। ठीक है, एक कहानी ये भी जो रचना हमारे सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। तो एक कहानी ये भी पुस्तक में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने लेखकी जीवन की संपूर्ण जो कहानी है उसको उतार दिया है इसमें। ठीक है, उनके जो लेखकी जीवन की कहानी है उसको उन्होंने इसमें लिखा है। ये उनकी आत्मकथा तो उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर इस पर भरपूर प्रकाश हमें देखने को मिलता है, जो कि उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। और एक कहते हैं ना कि एक ख्यात नामा लेखक की जीवन संगनी होने का रोमांच और एक जिद्दी पति की पत्नी होने की बाधाएं, एक तरफ अपनी लेखकी जरूरतें और दूसरी तरफ एक घर को संभालने का बोझिल दायित्व, एक मधुर आदमी की तरह जीवन की चाह, महान उपलब्धियों के लिए ललकता, आसपास का साहित्यिक वातावरण, ऐसा कई कई विरोधाभासों के बीच मन्नू जी लगातार गुजरती रहीं। और इन्हीं विरोधाभासों को, इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं विचारों को मन्नू जी ने अपनी इस एक कहानी के अभी में व्यक्त किया है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपनी जिजीविका, अपनी सादगी, आत्मीयता और रचना संकल्प को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया, कितनी भी यानी परिस्थितियां कैसी भी उनके जीवन में आई हों। और कहते हैं आज भी जब वे उतनी मात्रा में नहीं लिख रही हैं, ये चीज़ें उनके साथ हैं उनकी संपत्ति के रूप में। और ये आत्मस्मरण मन्नू जी की जीवन स्थितियों के साथ साथ उनके दौर की साहित्यिक और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कई विरोधाभासों को यहाँ पर व्यक्त किया है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस कहानी में, इसमें उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की। तो चलते हैं कि मन्नू जी ने जो ये लिखा अपने ये कहानी, ये रचना, उसमें वो क्या व्यक्त करती है कि ये उनके लेख की यात्रा के कई छोटे मोटे उतार चढ़ावों की ये कहानी नहीं है, अभी तो क्या है, ये जीवन के उन बेरहम झंझावातों, भूकंपों की कहानी भी ये रचना कहती है, और जिनका एक झोंका, एक झटका ही व्यक्ति को तहस नहस
कर देने के लिए काफ़ी होता है। उन सारे झंझावातों को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। मन्नू जी उनको भी लेकिन झेल जाती हैं, उन कुछ तड़कती हैं, कुछ भड़कती हैं, फिर सहज और शांत भाव से उसको झेलती चली जाती हैं। और आज उन्हीं संघर्षों के बल पर वे उस तटस्थ स्थिति में पहुंच गई हैं जहां उन्हें न ना दुख सताता है ना सुख सताता है, यानी एक तटस्थ अवस्था में हो गई हैं वो, एक शाश्वत सात्विक भाव में बनी रहती हैं। और शायद इसी कारण वे फिर से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हो पाए। तो ये एक कहानी ये भी में उन्होंने ये व्यक्त किया। ठीक है, तो उनकी जो रचना है आपका बंटी और महाभोज जैसे जो उपन्यास है अनेक मतलब चर्चित कहानियों के अंतर्गत रचनाओं के आते हैं। मन्नू भंडारी अपने पुस्तक में लेखकी जीवन की इस कहानी को कह रही हैं। लोग कहते हैं ये उनकी आत्मकथा नहीं है, कुछ लोग इसको आत्मकथा कहते हैं कि उनकी ही आत्मकथा है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरी आत्मकथा नहीं है। लेकिन इसमें उनके जीवन के सभी पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है, उनके जीवन के जो भी हैं, उनकी रचना यात्रा में जो निर्णायक रहे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। यानी ये आत्म संस्मरण मन्नू जी की जीवन स्थितियों के साथ साथ उनके दौर की कई साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी एक रोशनी डालता हुआ चलता है। और नई कहानी दौर की रचनात्मक बेकली और तत्कालीन लेखकों की ऊंचाइयों निचाइयों से भी ये परिचित कराता है। और साथ ही उन परिवेशगत स्थितियों को भी पाठक के सामने रखता है जिन्होंने उनकी संवेदना को क्या किया है, झकझोरा है। तो ये संस्मरण के रूप में इसको देख सकते हैं उनकी, यानी एक आत्मकथा इसको नहीं। वो लिखती हैं कि जब मनु जी लिखती हैं कि जब तक आज तक मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानियां रचती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की। ये जुर्रत थी क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अपने अनुभवों के टुकड़े ही तो बिखेरता है। उनका कहना है कि मतलब कोई भी रचनाकार होता है, जो भी रचना करता है, उसके खुद के भी विचार उसमें आते हैं, भले ही वो किसी दूसरी की कहानी के माध्यम से उसको व्यक्त करे। तो वो आगे कहती हैं कि कहीं उसके विचार और विश्वास गुथे हुए हैं, तो कहीं उसके उल्लास और अवसाद के क्षण, तो कहीं उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं अंकित हैं, तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूसने के बावजूद अगर मैंने इसे लिखा तो केवल इसलिए कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे अपनी कल्पना की उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी। यानी वो कहती कि दूसरों की कहानी रचने के समय हम कितना भी काल्पनिक हो जाए, हमें अपनी खुद पे छूट थी। लेकिन जब हम खुद के जीवन की कहानी बता रहे हैं तो हम उसमें कहाँ तक काल्पनिक उसमें हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यथार्थ मैंने खुद भोगा होता है, खुद उसको महसूस किया होता है। तो इसलिए आगे कहती हैं कि जिसके चलते मैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी घटनाओं को जितना चाहती काटती छाँटती बदलती और बढ़ाती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य ना सामने वाला व्यक्ति रहता, ना उसकी ज़िंदगी की किसी घटना या उनके अनुभव को उकेरना। तो ये सारी बातें वो यहाँ पर बता रही हैं। आगे चलते हैं। तो कहते हैं वह सब तो मेरे लिए निमित्त मात्र रहता, जिसे माध्यम बनाकर हमेशा उसके अनुभव को सीमित दायरे से निकाल करके किसी व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की मैं कोशिश करती थी, और ताकि उसके अनुभव के साथ अनेक दूसरे भी तादात्म्य स्थापित कर सके, यानी सबका अनुभव बन सके। पर अपनी कहानी लिखते समय वो कहती हैं कि सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के ही कतर एक और, यानी अपने ही कल्पना के जो पर हैं उनको काटकर एक और सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं थी और लक्ष्य भी मैं ही हूँ। लेकिन अपनी ही कहानी में व्यक्ति क्या काल्पनिक लिखेगा। तो वही वो बता रही हैं, कहती यहाँ ना किसी के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अपेक्षा थी, ना संभावना। ये शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए ना कुछ बदलने की आवश्यकता थी, ना काटने छाटने की। यहाँ मुझे केवल उन्हीं से तिथियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था जो जस का तस जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में तो कहूँ, जो कुछ मैंने देखा जाना अनुभव किया शब्द सा उसी का लेखा जोखा ये कहानी है। और मेरे कहती यानी क्यों कहती मेरे जीवन की हर एक घटना जो मैंने जैसा देखा, जैसा महसूस किया, जैसा समझा, वो सेम वैसा ही मुझे वहाँ पर लिखना था। तो और कहती हैं कि ये मेरे लेखन के क्रमिक विकास, उससे जुड़ी घटनाएं मुझे सहजते संवारते जोड़ते संपर्कों संबंधों पर ही केंद्रित रहना इसकी सीमा है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी है। बस शायद यही दूसरे पर कहानियां रचने की विधा अपने पर कहानियां लिखने से अलग जा पड़ती है। वो ये अंतर बताती हैं कि व्यक्ति रचनाकार कैसे खुद की कहानी लिखता है और कैसे दूसरों की कहानी लिखने के लिए एक स्वतंत्र होता है।
तो वो आगे लिखती हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी बात अच्छी तरह मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। तो मन्नू जी कहती हैं कि ये मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, मैं ये इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। यानी कि वो कहती हैं इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी लिखा है एक कहानी, यह भी रखा। वो बता रही हैं जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है जो मुख्यतः मेरे लेखन और मेरे लेखक की यात्रा पर केंद्रित है। यानी वो स्पष्ट कर देती है कि मेरे जीवन यानी मेरी आत्मकथा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी जिंदगी का एक एक पक्ष है जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। बच बचपन और किशोरावस्था के मेरे संपर्क, जिसमें माता पिता भाई बहन मित्र अध्यापक आदि हैं, और वह परिवेश तो है ही जिससे मेरे लेखकी व्यक्तित्व की नींव पड़ी, इन सारी बातों को वो इसमें अपनी इस रचना में व्यक्त करती हैं। आगे कहती हैं होश संभालने के बाद जिन पिता से मेरी कभी नहीं बनी, उम्र के इस प्रौढ़ेपन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आश्चर्य होता है, बल्कि कहूँ कि अविश्वसनीय लगता है कि आज मैं अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका बहुत सा अंश विरासत के रूप में शायद मुझे पिता से ही मिला। इसलिए उनका थोड़ा वर्णन यहाँ पर विस्तार में कहती हैं चला गया। फिर लेखन की शुरुआत का पहला चरण और उसकी विकास यात्रा बेहद मंथर गति से चलने के बावजूद, कहती हैं नाटक और पटकथा लेखन तक तो वो फैली, पर अन्य विधाओं पर तो कभी प्रयोग नहीं किया। जानती हूँ कि वे सब मेरे सामर्थ्य की सीमा के बाहर हैं। हाँ, अपनी विधा की रचनाओं के दौरान इनसे संबंधित व्यक्तियों और स्थितियों के दिलचस्प अनुभव हुए, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस कहानी का प्रमुख हिस्सा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर मन्नू जी बताती हैं कि मैंने यानी ये रचना जो है वो क्या है, उनके लेखकी जीवन की यानी एक कहानी है, मतलब उनके जीवन का एक पहलू है, ना कि उनकी संपूर्ण आत्मकथा। तो चलिए इस लेसन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर। इस का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपने समझ लिया किस तरह ये रचना महामन्नु जी के जीवन के किस एक यानी जीवन के कुछ पहलुओं से जुड़ी है, ना कि ये आत्मकथा है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ। इसी तरह हमारे चैनल से आप बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।